अच्छा जी। अब बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारी जो क्लास है आज तो यकीनन आखिरी क्लास होगी, क्योंकि कल हमने डेटाबेस के अंदर मतलब डाटा सेव किया था। तो आज जो हमने काम करना है, एक तो डाटा को रिट्रीव करना है, मतलब कि डाटा जो हमने डेटाबेस के अंदर सेव किया है वो हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर या जहाँ पे भी हम चाहते हैं उस पे डाटा सारे को रिट्रीव करके शो करेंगे। ठीक है, जहाँ मतलब रिट्रीव वही हुआ कि हम डिस्प्ले जिधर भी हमारा दिल किया वहाँ पे हम इसको डिस्प्ले कर देंगे। फिर उसके बाद एक आपका आ जाता है अपडेट और एक डिलीट। तो ये आपकी आखिरी 3-4 चीज़ें रह गई हैं, वो आज हम करते हैं। तो फिलहाल ये सर्वर स्टार्ट किया। वैसे जो मैंने आप लोगों को फ़ाइल भेजी थी वो सारे अपने उसमें जैम्प के फ़ोल्डर में कॉपी ज़रूर कर लीजिएगा, जिनका इंस्टॉल हो गया है। जिनका नहीं हुआ वो भी इंस्टॉल करके उसको कर लें और इस पे प्रैक्टिस शुरू कर दें, क्योंकि दिन गुजरने में पता नहीं चलता, फिर आपने कहना है कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए ये अपनी प्रैक्टिस आप बेशक थोड़ी बहुत लाजमी करें। अच्छा, जो हमने डेटाबेस बनाया था मेरे ख्याल है इसके अंदर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था, ये टेबल बनाया हुआ है टेस्ट के नाम से। तो ये हमने कल डाटा सेव किया था। आज हम इस डाटा को मतलब जितना भी ये डाटा है, इस डाटा को हम यहाँ पे ना इस जगह पे रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। रिट्रीव करने के लिए सबसे पहले तो आपको वही पुरानी बात जो हमने की है, मैंने कल आप अगर आपने देखा है तो मैंने आपको कहा था कि आप डेटाबेस की फ़ाइल अलग से बना सकते हो, ये बैकएंड की फ़ाइल दिल है तो उसी के अंदर कर लो, नहीं तो अलग कर लो। अब देखो, कल मैंने जो फाइल क्रिएट की थी उसके अंदर मैंने ये चीज़ लिखी थी कि सिर्फ हमने डाटा को सेव कराने का कोड लिखा था। मैं अगर चाहूँ तो इसी के अंदर डाटा को रिट्रीव करने का भी कोड लिख सकता हूँ इसी फाइल के अंदर, लेकिन मैं इसके लिए भी एक अलग फाइल बना लेता हूँ, इसके अंदर नहीं रखता। तो उसका मैं नाम रख लेता हूँ डीबी शो डाटा। डीबी में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको नाम से पता चल जाए कि ये बैकएंड की फाइल है। कुछ ज़रूरी नहीं कि आप डीबी लिखो या ना लिखो, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो अब इसमें भी सबसे पहले हमें एक कनेक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे हमने कल ये कनेक्शन बनाया था ये ऊपर। तो मैक्सिमम तो हम ये करते हैं कि जब हम प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हैं तो ये हम कनेक्शन की फ़ाइल ही अलग बना देते हैं, बजाय इसके कि हर फाइल के अंदर बार बार हम कनेक्शन की फ़ाइल दोबारा से कनेक्शन बनाएं। हम ये कोड ही अलग फाइल में रख के उसको जस्ट यहाँ पे आके इंक्लूड करा देते हैं, जैसे कल हमने हेडर का किया था, मैंने आपको बताया था। मतलब कि हम सिंपल एक काम कर लें, इसको देखो मैंने यहाँ से कट किया। अभी तो हमारी फाइल ही 2-3 है ना, तो हम हर फाइल के अंदर इसका कनेक्शन का कोड लिख सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारी फाइल्स हो जाती हैं तो फिर हम इकट्ठा नहीं लिख सकते, फिर वो बार बार लिखना है हमें अजीब सा लगता है और टाइम भी ज़ाया होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको मैं देखो मैं लिख लेता हूँ डी बी कनेक्शन डॉट पी एच पी। बस इसके अंदर मैंने ये कोड सेव कर दिया, ये इस तरह से। अब इसका पीएचपी का टैग आप क्लोज करो या ना करो कोई इशू नहीं है। तो ये फाइल हमारी आ गई, इसको हम सिंपल इसके अंदर आप इंक्लूड कर लेते हैं बिल्कुल टॉप पे। तो यहाँ पे इंक्लूड करने का आपको वही पता है तरीका जैसे हमने पहले किया है। तो सिंपल यहाँ पे हम लिख लेंगे डी बी कनेक्शन डॉट पी एच पी। ये फाइल अब हमारी इंक्लूड होगी। अब देखो, अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो मैं इस क्रिएट वाले में जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि वो हमें एक पहले एरर दे देगा। एरर कौन सा देगा? डेटाबेस का, मतलब ये डाटा हमारा सेव नहीं होगा। अब देखो ये मैंने किया, ये किया, ये मेल, ये जो भी सिलेक्ट करने के बाद सेव किया, तो ये देखो सेव, ये इसने एरर दे दिया, कह रहा है कि ये कनेक्शन वेरिएबल कोई नहीं है, ये कोई नहीं है, पता नहीं क्या क्या। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था वो कोड ही मैंने वहाँ से सारा कट कर लिया है। अब यहाँ पे वो कनेक्शन का कोड ही कोई नहीं है, ठीक है, इस वजह से वो एरर दे रहा है। तो अब अगर मैं देखो यहाँ पे मैं इस फाइल को इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, इस फाइल को रीड करेगा और ये जो कनेक्शन वेरिएबल जिसका एरर दे रहा है, इसका एरर दे रहा है, ये जो कौन वेरिएबल है कि ये वेरिएबल कोई नहीं है, ये और ये। अब ये एरर नहीं आएगा क्योंकि वो पहले इस फाइल के अंदर लुकअप करेगा, उसको देखेगा कि ये वेरिएबल इसमें क्या है, फिर इसको इस अंदर लेके आएगा, ठीक है। इसलिए देखो आपने ये सिंपल मतलब बार बार बजाय ये कोड लिखने के हर फाइल के अंदर ये वाला, तो मैंने सिंपल अलग फाइल में बनाया, इसमें लिखा इस फाइल को, जैसे हमने हेडर की फाइल कल इंक्लूड की थी, ये हमने एक हेडर की फाइल बनाई थी यहाँ पे शायद ये वाली। तो देखो सिर्फ यहाँ पे हमने हेडर बनाया था, फिर इसी को हमने आगे मतलब कि कंटिन्यू किया था, हर पेज के अंदर हमने उसको इंक्लूड कर दिया, तो वो वहीं पे चल रहा था। इसी तरीके से ये आप बैक एंड की फाइलें भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि बैक एंड की फाइल फ्रंट एंड में करें, आप बैक एंड की फाइल बैक एंड के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखो मैंने डीबी कनेक्शन, ये जो मैंने इस फाइल का नाम दिया था, इस फाइल को मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि जो भी डाटा था वो बगैर किसी एरर के सेव हो जाना चाहिए। तो ये देखेंगे डाटा सेव हो गया है, उसे कोई एरर नहीं दिया, क्योंकि अब उसे पता है
कि ये जो कनेक्शन की फाइल है ये फलां जगह पे कोडिंग पड़ी है। ये देखें जो हमने डाटा सेलेक्ट किया था वही इधर आ रहा है। अब इसी तरीके से हम यही कोड दोबारा से इस फाइल में जो अभी हमने न्यू बनाई है इसके अंदर भी हम इसको इंक्लूड करा देते हैं। ठीक है, इस फाइल को कनेक्शन वाली को क्लोज कर दें तो सिंपल यही कोड उठा के इसी लाइन को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ये आ गया और नीचे ये हम PHP का कोड क्लोज कर देते हैं। अब इसके अंदर ये फाइल आ गई। अब एक चीज़ आपने गौर करनी है, देखो कि बैकएंड की फाइल कल हमने डाटा सेव कराया था तो हमने बैकएंड की फाइल जो थी ये DB क्रिएट वाली इसके अंदर सेव कराई थी, इधर ऊपर इंक्लूड की थी। ये आज हमने इसी फाइल के अंदर यानी कि इसी पेज के अंदर ही डाटा शो भी कराना है, इसी पेज के अंदर। तो मैंने आपको कहा था कि अगर तो आप डाटा रिट्रीव करने वाला कोड इस फाइल के अंदर लिखते हो, इसी फाइल के अंदर, ये यहाँ तक डाटा रिट्रीव सेव करने का कोड है, इसके नीचे आप डाटा रिट्रीव करने का कोड लिख लो। फिर आपको यहाँ पे ये बस DB क्रिएट ही हमने इंक्लूड की थी, यही बहुत है, और कोई इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि मैंने डाटा रिट्रीव कराने के लिए अलग फाइल बनाई है जिसका नाम मैंने DB शो डाटा रखा। तो इसलिए यहाँ पे आप मुझे ये फाइल भी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। अगर तो एक ही फाइल के अंदर आप सारा कुछ कर रहे हो तो फिर बस एक ही फाइल इंक्लूड कर दो, उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई मज़ीद उसके अंदर कुछ ऐड करें। तो अब ये DB शो डाटा ये हमने यहाँ पे आके इंक्लूड कर दी। ठीक है, अब ये इंक्लूड है यहाँ पे। अब हम फ्रंट एंड का कोड सॉरी बैक एंड का कोड लिखेंगे, सारी वो क्यूरी लिखेंगे। क्यूरी मतलब कि डाटा रिट्रीव कराने की। अब जो कल हमने वो लिखा था डाटा इफ इज सेट फलां 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 ये वाली कमांड, तो ये आज हम नहीं लिखेंगे डाटा रिट्रीव के लिए। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमने जो डाटा रिट्रीव करना है वो बगैर किसी बटन के करना है। बटन के मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो ये पेज ऐसे ओपन करूँ तो जो जो डाटा उसके अंदर सेव था वो यहाँ पे नीचे ये शो हो जाना चाहिए। ये जो एक मैंने डमी सा टेबल बनाया हुआ था इसके अंदर शो होना चाहिए। तो मैं बगैर किसी बटन के कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे इफ इज सेट का कंडीशन मैं नहीं लगा रहा। मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट कोड स्टार्ट करूँगा, वही पुराना काम जो आपको पहले दिन पढ़ाया था डेटाबेस के अंदर कि हम एक वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो। मैं क्यूरी लिखता हूँ, क्यूरी सेलेक्ट, वही पुरानी कमांड। अब एक चीज़ और याद रखना, आपने अगर गौर किया हो पहले दिन जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ से आप क्यूरी लगा सकते हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट 2 बार है, बाकी सारे एक एक बार है, लेकिन सिलेक्ट 2 बार है। एक सिलेक्ट को अगर आप गौर करो तो एक सिलेक्ट के साथ ये स्टार लगा हुआ और एक के साथ ये सेलेक्ट फ्रॉम, और एक सिलेक्ट के साथ स्टार नहीं है बल्कि उसने कोई कॉलम नेम दिया है, सेलेक्ट ID फ्ला 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 फ्ला। ठीक है, तो ये स्टार का क्या मतलब हुआ और ये कॉलम नेम जो दिया इसका क्या मतलब हुआ? स्टार ये होता है कि अगर तो ये जो टेबल है, जिस टेबल के अंदर से हम डाटा उठाना चाह रहे हैं, इस टेबल के अंदर से हम कोई भी चीज़ उठाना चाहते हैं, मतलब कोई से मतलब कि जितना डाटा है सारे का सारा हम उठाना चाह रहे हैं, जितने भी कॉलम्स हैं सारे कॉलम्स उठाना चाहते हैं, मतलब कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते। फिर हम सिंपल इस तरीके से लिख लेंगे कि सेलेक्ट स्टार, ठीक है, फ्रॉम, यानी कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कहाँ से, जिस टेबल के अंदर से हमने डाटा उठाना उस टेबल का नाम। सिंपल, तो उस टेबल का नाम क्या है? मैंने क्या रखा है, मेरा ख्याल है टेस्ट ही रखा है। हाँ टेस्ट, ठीक है टेस्ट। ये बस इतनी सी क्यूरी है, सिलेक्ट फ्रॉम टेस्ट, ठीक है, स्टार हमने डाला, इसका मतलब कि सारी की सारी जो भी चीज़ है उसको एग्जीक्यूट करना है। अब नीचे हम इसका एक और वेरिएबल देंगे रिजल्ट जिसे कहा जाता है। अब रिजल्ट लिख के आप फिर इक्वल का साइन डालोगे। जब कल जैसे हमने किया था कि क्यूरी को एग्जीक्यूट भी कराना होता है, मैंने आपको ये बताया था, तो क्यूरी के एग्जीक्यूट जब कराते हैं तो उसके लिए हम नीचे वही कनेक्शन देते हैं। ठीक है, अब कनेक्शन हम कैसा देते हैं? कनेक्शन वही वाला दोबारा से हम देंगे कि रिजल्ट इक्वल माई एस क्यू एल आई अंडरस्कोर क्यूरी, जो कल हमने लिखी थी कमांड, वही वाली कमांड यहाँ पे भी लिखेंगे, माई एस क्यू एल आई क्यूरी। ठीक है, अब क्यूरी इसके अंदर दो वही पुरानी वाली दोनों चीज़ें कि एक तो कनेक्शन आ गया, एक आपका ये जो ऊपर वेरिएबल दिया है ये आ गया क्यूरी। देखो ज़रा गौर करो आप, तो कल वाले भी हमने यही लिखा था, ऊपर क्यूरी चेंज है नीचे काम सेम है। अब इसमें एक चीज़ और, अब इसमें हमने क्या काम करना है, इसमें थोड़ा सा डाटा रिट्रीव करने की चीज़ जो होती है थोड़ी सी अलग है। अगर तो मैं यहाँ पे अब मैं उसे ये बताऊंगा ये हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है, अब मैं उसे ये अगर मैं करने से, अब देखो कि हमारा डाटा शो नहीं होगा, फिर भी
डाटा उसने एग्जीक्यूट लाजमी किया है, वहाँ से रिट्रीव कर लिया सारा कुछ, लेकिन ये नहीं हो रहा। एक तो ये एरर दे रहा है कि डीबी शो डाटा फेल टू ओपन स्ट्रीम हो, हालांकि ये चलें से नहीं देना चाहिए, शायद हमने कुछ स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो इसी फाइल नेम को डायरेक्ट कॉपी करते हैं और यहाँ पे आके हमने इसको, क्योंकि स्पेलिंग कहीं में कुछ गलती की होगी शायद में भी, हाँ सिर्फ शो डाटा लिखा हुआ डॉट पी एच पी हमने लिखा, ठीक है, ये डॉट पी एच पी अब आ गया। अब ये ऊपर वाला एरर नहीं आएगा, ये जो आ रहा है ये खत्म हो। लेकिन देखिए डाटा हमारा शो नहीं हुआ, क्यों नहीं शो हुआ? क्योंकि हमने अभी इसको बताना है कि कौन कौन सा डाटा हमने अब रिट्रीव करना है। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि स्टार मतलब कि सारे कॉलम्स का डाटा उठा लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन है कि कितने कॉलम्स का डाटा हमने शो कराना है, किसी एक का करना है, सब का करना है। जहाँ जहाँ पे हमने ये कॉलम का डाटा शो करना होता है उस कॉलम का हम यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। हमने पहले देखो देना है, हम एक कंडीशन देंगे यहाँ पे जस्ट चेक करने के लिए, कंडीशन होती है, ना भी लिखें इसकी कंडीशन कोई इशू नहीं, लेकिन चेक करने के लिए होती है। मैं यहाँ पे फिलहाल चलो नहीं लिखता कंडीशन, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल देता हूँ, मैं इसे कहता हूँ आईडी। आईडी का वेरिएबल कोई भी नाम दे दिया आईडी। अब इस आईडी की इक्वल मैंने कौन सा कॉलम रखना है, इस आईडी की इक्वल जो मैंने कॉलम रखना है वो मैंने रखना है ये वाला, ठीक है। ये कौन सा कॉलम है, आईडी का कॉलम। फिर हमारे पास नेम, जेंडर, सिटी, स्टूडेंट, टाइप, ये 3-4 कॉलम्स बनाए हैं। जो जो हमारा दिल करता है हम वो कॉलम यहाँ पे आके रखेंगे। लेकिन इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, सबसे पहले एक चीज़ और, यहाँ पे हम एक लिखेंगे कि रिजल्ट, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो डाटा रिट्रीव करने के लिए होती है, ठीक है। आप लिखोगे वेरिएबल रिजल्ट और रिजल्ट के बाद आप ऐसे एरो डाल दोगे, ठीक है। या आप एक और काम भी कर सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो माई एस क्यू एल आई क्यूरी, ठीक है। ये सारा आगे फिर वो लंबा सा काम हो जाता है, बजाय इसके कि ये ऊपर वाला काम, ये जो क्यूरी है ये पूरी की पूरी आप नीचे लिखोगे फिर आगे चलोगे, बजाय इसके कि सारा रखने के हम इसलिए डायरेक्ट इस वेरिएबल को ही रेफर कर रहे हैं, ठीक है। आप बेशक ये सारी चीज़ ये दोबारा लिख के आगे कर सकते हो, लेकिन हम उसको दोबारा नहीं लिख रहे, बस यहाँ से इसी को रेफरेंस देने के हम लिख देंगे रिजल्ट, ठीक है, जो ऊपर वेरिएबल दिया है हमने, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, रिजल्ट। और आगे ये एक देखो कि डैश डाली, एक ये ग्रेटर देन का हमने साइन डाला, डैश और ग्रेटर देन का साइन, तो ये साइन हमने डाला। अब आगे इसमें हमने एक सिंपल चीज़ लिखनी है, वो कौन सी हमारी चीज़ है, वो हमने ये लिखना है कि इसमें हम लिखेंगे कि माइस, ये बड़ा हो गया, इसमें अब हमने जो चीज़ लिखनी है वो सिंपल हम ये लिख रहेंगे कि इससे हम बताएंगे कि डाटा फैच करो, कौन सा फैच करो, वो अभी हम इससे जो जो कॉलम्स हमने फैच करने हैं वो सारे के सारे हम फैच करके इसे बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि माई एस क्यू एल आई, हमें अब दोबारा वो ऊपर वाली क्यूरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जस्ट ये चीज़ लिख रहे हैं कि माई एस क्यू एल आई डॉट फैच, शायद हमने कोई यहाँ पे गलती कर दी है, एक मिनट, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से करते हैं। पहले हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लें कि जिस वेरिएबल के अंदर हमारा ये डाटा सेव होगा, मैंने रो लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है, जो दिल करता है आप लिख लो। तो इसलिए अब यहाँ पे हम सिंपल अब इसको यहाँ से करेंगे, इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके हम यहाँ पे लिखेंगे माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर फैच। अब यहाँ पे आके 3-4 आपकी चीज़ें आती हैं, अंडर स्कोर अरे लिख लो, अंडर स्कोर एसोक लिख लो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है, जो मर्जी है लिखो, इसमें से आपको कोई इशू नहीं है। तो मैं लिख लूँगा अंडर स्कोर, या ये फैच ऑल लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक बार बार हो रही है आज, पता नहीं क्या हुआ है। अच्छा, तो माई एस क्यू एल आई फैच, अब फैच की भी स्पेलिंग मेरे ख्याल है मैंने फिर गलत लिख दी है। अब यहाँ पे आ जाएगा अशोक, मैं अशोक लिख रहा हूँ, ओ डबल एस ओ, ये आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर हम उसे बताएंगे कि कहाँ से तुमने डाटा रिट्रीव करना है, तो हम सिंपल उस जो ऊपर हमने कनेक्शन बनाया उस कनेक्शन का सिंपल नाम लिख देते हैं। उस कनेक्शन का नाम हमने क्या लिखा था, रिजल्ट, ये जो मतलब क्यूरी की बात कर रहा हूँ। तो ये आ गई। अब ये सारी ब्रैकेट्स हम यहाँ पे आके क्लोज करें या ना करें, क्योंकि हमारी ब्रैकेट्स वैसे ही क्लोज हो गई हैं, दो ही ब्रैकेट्स थी जो हमने बनाई हैं, तो वो दोनों ब्रैकेट्स हमारी यहाँ पे आके अब क्लोज हो गई हैं। यहाँ पे आप सुनो, अब ये एक चीज़ एक्स्ट्रा जो हमने करनी होती है, अब हम जो जो वेरी डाटा रिट्रीव करना चाहते हैं अब हम वो यहाँ पे आके वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे। पहला ये आईडी का था, मैंने डिलीट कर दिया आईडी। अब आप सिंपल ये लिखोगे रो, ये ऊपर वाला कॉलम जो भी आपने वेरिएबल का नाम दिया वही वेरिएबल आप यहाँ पे दोगे, ठीक है, रो। फिर आप ये इस तरीके से, सॉरी ये ऊपर लग गया,
रो, फिर आप ये इस तरीके से ये डालोगे, ठीक है, ब्रैकेट डालोगे। ब्रैकेट डालने के बाद आप अब जिस जिस कॉलम का डाटा उठाना है, ठीक है, यहाँ पे एक डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन मार्क डाल के उस कॉलम का नाम आपने यहाँ पे लिख देना है। अब देखो हमने किस किस का फैच करना है, आईडी करनी है, ठीक है, चलो मैं नेम करना चाहता हूँ या आईडी क्योंकि लिख दिया तो आईडी लिख देता हूँ, आईडी। अब इसी को मैं यहाँ से एग्जैक्ट आपने वही नाम लिखना है जो उधर है। अब दूसरा मैं दे रहा हूँ, ठीक है, कोई भी आप लिख लो, स्टूडेंट नेम, एस नेम, वट एवर, जो भी वेरिएबल का नाम ये। तो इसका हमने क्या रखा था, कॉलम का नेम हमने जो रखा था नेम ही रखा था, तो ये नेम हमने यहाँ पे लिख दिया। फिलहाल मैं 2 का डाटा रिट्रीव कर रहा हूँ। अब ये देखो 2 का डाटा भी आ गया हमारे पास, लेकिन अब भी ये डाटा शो नहीं होगा, ठीक है। शो कराने के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आपने डाटा शो कराना है आपने एको की कमांड लगानी है। तो मैं अब सिंपल लिखता हूँ इको, ठीक है, इको क्या करता हूँ, आईडी। एक तो हमारा इको ये हो गया, एक और इको लगा देता हूँ, इको हमारे पास आ गई नेम। अब हम देखते हैं भला क्या होता है हमारे साथ। अगर आप गौर करो तो आईडी तो उसने दे दी, ये देखो 1, लेकिन नेम वो नहीं दे रहा, नेम वो कह रहा है अनआइडेंटिफाइड इंडेक्स। नेम क्यों ऐसे आ रहा है, नेम की स्पेलिंग तो हमने कोई शायद, हाँ सॉरी, इधर क्योंकि हमने वेरिएबल जो दिया है वो एस नेम लिखा हुआ है, सिर्फ नेम नहीं लिखा हुआ है, तो ये एस नेम यहाँ पे आ गया। तो अब हम देखो कि आप अगर गौर करो तो ये जो 2 डाटा इसने उठाए हैं, ये 1 और ए डी एफ एस एस जो भी लिखा है, वो इसने ये वाला उठाया है डाटा, ये वाला। अब देखो मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ वकास, इस पेज को आप रिफ्रेश करो तो देखो वकास ही आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इस डाटा को चेंज करके मैं लिख देता हूँ एली, आप रिफ्रेश करो तो ये एली ही आएगा। लेकिन अभी आप एक चीज़ पे अगर गौर कर रहे हो तो ये एक नाम आ रहा है। मैं चाह रहा था कि ये सारे डाटा, जितना डाटा है सारे डाटा जो जो आपने रिट्रीव करने हैं, देखो मैंने सिर्फ 2 का लिखा ना, मैंने लिखा कि एक आईडी आए और एक हमारा नेम आए। मैंने जेंडर का नहीं लिखा, सिटी का नहीं लिखा, स्टूडेंट टाइप नहीं लिखी। अब अगर मैंने ये भी रिट्रीव करना है तो यहाँ पे मैं उनका भी यही सेम इसी तरीके से ये दे दूंगा। मैं इसका एक जेंडर का दे दिया, ठीक है, दूसरा हमारा क्या था, सिटी था, सिटी दे दिया, तीसरा एस टाइप लिख देता हूँ यानी कि स्टूडेंट टाइप। तो अब एक और चीज़, अब आप गौर करो वेरिएबल्स मैंने अलग अलग दे दिए, अगर मैं सबको अलग अलग इको करता हूँ, ठीक है, अलग जेंडर, सिटी, स्टूडेंट टाइप, अब आप देखो हमारे पास क्या चीज़ आती है, ये 5-6 बार एल ई लिया आ गया। हालांकि जुड़ के क्यों आ रही है आपको पता है कि हमने ब्रेक की मैंने कमांड नहीं लगाई हुई, बी आर, क्योंकि वो नीचे वाली लाइन पे जाना है तो हम क्या लिखते होते हैं, बी आर, ठीक है। ये इस तरह के एच टी एम एल हम लगाएंगे बी आर, ठीक है। तो ये एच टी एम एल ब्रेक रो करेंगे तो ये डाटा हमारा नीचे जाएगा। ये मैं सब पे कर देता हूँ। ये आ गया। तो अब अगर आप देखो थोड़ा सा इसमें गौर करो तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, अच्छा ये एरर एक आखिरी पे दे रहा है, इसको एरर नहीं देना चाहिए। हाँ हमने यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क नहीं लगाया था, तो ये आ गया। अब अगर आप देखो तो जितनी बार थे वो सारे उसने एली 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 दे दिए। ये क्यों आ रहा है ये एली एली, क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये सिटी या मैंने सी वाई टी लिख दिया, तो ये इसलिए आ रहा है देखो कि अगर इधर मैंने वेरिएबल तो दिए लेकिन अंदर मैंने कॉलम एक ही दे दिया, सिर्फ एक का ही रेफरेंस दे दिया, वही कॉलम बार बार रिपीट होके आ रहा है। सर आ रही है। जी ठीक है। अच्छा, तो अब मैं देखो मैं आपको ये बता रहा था कि देखो कि जेंडर के अंदर हमने जेंडर लिखा, जेंडर मतलब कि ये एग्जैक्ट आपने वही नाम लिखना है जो इधर कॉलम का नाम आपका, ये वाला, ये कॉलम जेंडर सिटी एग्जैक्ट वही लिखना है। तो ये जो वेरिएबल है ये आप कोई भी लिख सकते हो, आप जो मर्जी है नाम दे दो, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी, लेकिन ये वाला आपने कॉलम आपका है तो ये आपने एग्जैक्ट वही लिखना है। अब सिटी, सिटी लिखेंगे और आखिरी हमने देखो क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है आखिरी कॉलम का नाम स्टूडेंट टाइप, तो ये हम लिख देते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर टाइप। तो
अब आप देखो, अब हमें ये डाटा जो शो करेगा, ये हमें कौन सा डाटा शो करेगा, ये देखो कि सारा का सारा इसने शो कर दिया, या बिल्कुल उसके साथ जुड़ के आ रहा है, क्योंकि यार मार्जिन ही यार ये वन एल ई मेल एस टी एस एफ वट एवर जो भी मैंने लिखा था, ये सारे का सारा ये देखो वही आ रहा है। ठीक है, अगर मैं आप सिटी चेंज करता हूँ, मैं लिख देता हूँ इस्लामाबाद, तो अब आप यहाँ पे भी रिफ्रेश करो तो आपको इस्लामाबाद ही मिलेगा। ठीक है, ये डाटा हमारा रिट्रीव कर रहा है। अब अगली चीज़ कि हमने इसको जहाँ पे भी शो करना है, मैंने कल आपको ये बताया था कि जो चीज़ आपने जहाँ पे शो करनी हो, आप वहाँ पे जाके उसको डायरेक्ट इको लिखेंगे, तो वो ज़ाहिर सी बात है उसी जगह पे और टॉप पे आके आपका रिट्रीव हो जाएगा डाटा या शो हो जाएगा। लेकिन आप जो चीज़ जहाँ पे शो कराना चाहते हो, वहाँ पे अगर आपने शो करना है, ये वेरिएबल आपने वहाँ पे जाके डिक्लेयर करना है। जैसे हमने कल वाला किया था, ये जो मैसेज आ रहा था सेव डाटा वाला, तो वो देखो 5-7 जगह पे हमने शो करा दिया था कि डाटा सेव सक्सेसफुली। तो वो क्या किया था, हर जगह पे हमने एक यहाँ पे वेरिएबल दिया था। ठीक है, अब हमने वेरिएबल देखो इन इसको इको करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये तो इको इसलिए किया था कि डाटा हमने ऊपर शो कराना था। ये देखो हमारे वेरिएबल डिक्लेयर है, इस वेरिएबल को हम इधर अपनी फाइल में जहाँ पे डाटा शो कराना चाहते हैं, उस जगह पे हम जिधर दिल कर रहा है वहाँ पे जा आप PHP की लगाओगे स्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये डाटा हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ये जो हमारा टेबल बना हुआ है, एक मैनुअल टेबल है ये, इस टेबल के अंदर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसमें मैं 2-4 नंबर, एक और भी है ना हमारा स्टूडेंट टाइप भी है, स्टूडेंट टाइप। अब मैं चाहता हूँ कि वो डाटा हमारा यहाँ पे आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे देखो कि PHP की स्क्रिप्ट लिखूंगा, वही सिंपल से, सिर्फ आपने वही PHP स्क्रिप्ट क्या होती है, ये इस तरह के आपने लिखा और यहाँ पे आप लिख दो इको आईडी। ठीक है, और ये स्क्रिप्ट क्लोज। इसी तरीके से हम इसी स्क्रिप्ट को कॉपी करते हैं, ये नीचे वाले सारे कॉलम्स में, इस शहबाज में भी डाल दिया, इसमें भी डाल दिया और इसमें भी डाल दिया। अब यहाँ पे हम इन कॉलम्स के सबके वो जो वेरिएबल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है दूसरे कॉलम हमने स्टूडेंट का नेम देना है, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट नेम है, तो इसमें हमारा वो जो नेम वाला वेरिएबल है वो आ जाएगा, यानी कि ये वाले वेरिएबल, इसकी बात कर रहा हूँ, ये नेम वाला एस नेम है, बल्कि सिर्फ नेम नहीं है एस नेम है, तो ये एस नेम का वेरिएबल इधर आ जाएगा हमारा। और इस नीचे अगला हमारा वेरिएबल जेंडर सिटी और टाइप, तो यहाँ पे हमारा जेंडर का आ जाएगा, यहाँ पे हमारा सिटी आ जाएगा। अच्छा, ये 5 कॉलम है, तो एक और हम करते हैं, यहाँ पे हमारा आ जाएगा कौन सा है जी, एस टाइप। देखो यहाँ पे 5 है, तो ये ऊपर वाले भी फिर 5 ही होने चाहिए। तो जेंडर हमने कितने नंबर पे लिखा है, तीसरे नंबर पे, तो यहाँ पे इसका ऊपर, ये तो ऊपर आपका हेडिंग हो गया। ठीक है, ये जो ऊपर हेडिंग आता है ये आ गया। तो अब आप देखो, अगर गौर करो, डाटा हमारा रिट्रीव होके आ गया, ये ऊपर वाला, नीचे वाला तो मैंने खुद लिखा है ना मैनुअल, तो ये ऊपर वाला देखो डाटा हमारा उस टेबल के अंदर आ गए। अब मैं अगर यहाँ से चेंज करता हूँ, मैं अली की जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, देखो कि मैं यहाँ पे कर दिया, मैंने वकास अहमद कर दिया, और यहाँ पे मेल चलो हो गया, ये मैंने इस्लामाबाद ही, चलो इस्लामाबाद की बजाय चलो अब मैं रावलपिंडी लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे ये रावलपिंडी लिख दिया, और यहाँ पे मैंने न्यू स्टूडेंट के बजाय कुछ और लिख देता हूँ, चलो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ही लिख देता हूँ, ये आ गया। तो अब आप देखो, इसमें जो ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका ये डाटा इस टेबल के अंदर शो हो रहा है। ठीक है, तो ये अब कैसे शो हो रहा है आपके डाटाबेस के अंदर। लेकिन अगर हम सारे के सारा डाटा, ये जितने भी डाटा है ये जो आ रहा है, ये सारा डाटा हम शो कराना चाहते हैं ऑटोमेटिक, और बजाय इसके कि बार बार आप ये तो एक डाटा शो करना, अगर हम फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर आपकी 1000 एंट्रीज हैं, तो क्या हम 1000 एंट्रीज को बार बार ऐसे ही करते रहेंगे कि आप दोबारा से फिर वेरिएबल लिया, ये किया, फिर उसको जनाब इधर हमने एक एक करके डिक्लेयर किया, तो ये 1000 बार हम करेंगे नहीं। हम क्या काम करेंगे, इसके लिए एक आपका लूप चलता है जिसे वाइल का लूप कहा जाता है। आप वो लूप चलाओगे और ये टेबल जो है वहाँ पे क्रिएट करोगे, कोई मुश्किल कोई नहीं है। पहला तो ये तरीका है, देखो आप जहाँ पे इस डाटा को शो कर, आप देखो अगर मैं इसी डाटा को इस फील्ड के अंदर भी शो कराना चाहूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे भी शो करा सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे शो कराना है तो सिंपल वही बात कि मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल ये जो एक कमांड मैंने यहाँ पे लगाई है, वही देखो मैं ये PHP नेम वाली कमांड, माइक ऑफ कर देंगे, ये अपनी जो की क्लास है, सॉरी क्या, माइक ऑफ कर दें आप हसन। लेकिन मुझे कहाँ लेकर आए? अच्छा,
तो अब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे शो कराना चाहूँ इनपुट फील्ड के अंदर, तो मैं यहाँ पे भी करा सकता हूँ आप, लेकिन यहाँ पे लिखोगे सिंपल एक चीज़ लिखते हो कि वैल्यू, इसे वैल्यू कहा जाता है। जैसे मैंने कल आपको वो कहा था, क्या नाम है उसका, बटन के अंदर मैंने आपको कहा था कि अगर आपने बटन चेंज करना है, जैसे रीसेट है तो रीसेट का कुछ और नाम लिखना है तो आप वैल्यू लिखते होते हो। तो ये वही वैल्यू, आप वैल्यू लिख के यहाँ पे पीएचपी की वो पूरी स्क्रिप्ट बस कॉपी पेस्ट मैंने कर दी है, लिख दी इक्वल वैल्यू। अब देखो आपके इस फील्ड के अंदर भी आपका वो नेम शो होगा इस फील्ड के अंदर, ये देखो इधर भी आ गया। मतलब जिधर आपका दिल करता है आप डेटाबेस का डाटा जो आपने रिट्रीव किया आप शो करा सकते हो। अब अगर ये बात आ रही है कि हम इस पूरे टेबल के अंदर जितना भी डाटा है ये सारा शो कराना चाहें, ये देखो अभी कितनी एंट्रीज हैं, 7 एंट्रीज हैं, 7 के साथ शो कराना चाहें तो हम फिर क्या करेंगे, हम फिर आसान सा काम करेंगे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे। ये देखो यहाँ तक हमारा डाटा रिट्रीव हो गया ये वाला सारा, लेकिन इस रो वाली की जो रो वाला हमने ये डाटा रिट्रीव किया ये वाला, यहाँ पे हम एक लगाएंगे, क्यूरी लगाएंगे, सॉरी वाइल का लूप चलाएंगे। वाइल का सिंपल हम यहाँ पे लिखेंगे वाइल इन ब्रैकेट, ठीक है, क्या मैंने लिखा वाइल इन ब्रैकेट, और एंड पे जाके मैंने इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, ठीक है। और जो ही हमारा ये क्लोज हुआ तो हमने यहाँ पे अब एक काम करना है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, ये करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, आपने ये वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ऐसे, मतलब जो हमने डाटा रिट्रीव किया इस करली ब्रैकेट के अंदर अंदर किया। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, अब हमारा जितना डाटा है सारा शो हो गया। अगर मैं अब एको की कमांड लगाऊं ना तो ये यहाँ पे जैसे सिंपल पहले लगाई थी, ये एको, ये आगे आईडी एको फ्लां आईडी फ्लां, ये देखो मैं एको आईडी कर देता हूँ और इको नेम कर देता हूँ, बस ये दो चीज़ें, नेम नहीं बल्कि एस नेम। तो आप देखो आपका होगा क्या, आप अगर गौर करो तो ये देखो 1 वकास अहमद, 2 जीशान, 3 जो भी मैंने नाम था ऐसे जुड़ के लिखा हुआ क्योंकि वो हमने इस पे जितने डाटा थे सारे के सारे आ गए। ये देखो 7वें नंबर पे 7 फादर ये लिखा था मैंने, अब मैं फादर की बजाय यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यासीन। तो रिफ्रेश करो तो ये देखो यासीन है, डाटा हमारा पूरे का पूरा उसने रिट्रीव कर दिया, जितना सारा उसने शो करा दिया है। प्रोग्रामिंग में इसलिए कहते हैं प्रोग्रामिंग मुश्किल कोई नहीं होती, जस्ट आपको सिर्फ कंसेप्ट आना चाहिए, प्रोग्रामिंग बहुत दिलचस्प होती है। अब मैंने क्या काम किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये वाइल लिख के मैंने एंटर कर दिया, सारा डाटा आ गया। अब आपको वही पुरानी बात, आप इसको शो कैसे कराना चाहते हैं ये आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी इस डाटा को शो कराओ, ठीक है। अब अगर मैं इस डाटा को शो कराना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस जगह पे ये पूरे का पूरा टेबल शो कराना चाहता हूँ, ठीक है। अभी देखो इसने सबसे आखिरी एंट्री यहाँ पे शो करा दी, मैं चाहता हूँ पूरा टेबल यहाँ पे शो होना चाहिए। फिर आप यहाँ पे एक चीज़ चेंज करोगे, सिर्फ एक चीज़, वो क्या चीज़ चेंज करोगे कि ये जो हमने ऊपर वाला हिस्सा तो हमारा बना, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला जिसके अंदर हमने ये एंट्रीज लिखी हैं, इन एंट्रीज को हम फ्रंट एंड में नहीं बल्कि बैक एंड में बनाएंगे। मैंने यहाँ से कट कर ली, इधर मैंने सिर्फ क्या लिखा, देखो मैंने ये लिखा टेबल शुरू किया और ये इसका हेडिंग, ठीक है। इसका हेडिंग वैसे टी एच लिखा जाता है, टी एच मतलब वो थोड़ा सा आपको बोल्ड करके दिखा देगा और कुछ भी नहीं होता, ताकि आपको पता चले कि ये मेरा हेडिंग है। अब ये क्लोजिंग टैग भी हमारे वही टी एच ही होंगे, इसे कहते हैं टेबल हेडिंग, टी एच। अच्छा, अब वो वाला टेबल हम कहाँ पे बनाएंगे, हम यहाँ पे बनाएंगे। मैंने उस दिन पहले दिन मतलब जब पीएचपी शुरू की थी मैंने आपको बताया था कि आप पीएचपी के अंदर एचटीएमएल लिख सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि टेबल रो, ये जैसे देखो मैंने कॉपी किया तो एरर देगा। कैसे लिख सकते हो, मैंने आपको कहा था कि इको की कमांड यूज करोगे आप, या डबल कोटेशन मार्क कर, यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ इको, या इको नहीं लिख रहा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्या चीज़ लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वेरिएबल लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा एक काम हम चेंज करेंगे, वो क्या होगा, अगर तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इको, मैंने लिखा इको, मैंने लगाया सिंगल कोटेशन मार्क क्योंकि मुझे पता है अंदर के सारे डबल वाले हैं, तो फिर इसको सिंगल कोटेशन मार्क टी आर और इसके अंदर ये पूरा का पूरा मैंने टेबल दे दिया, वही कॉपी पेस्ट कर दिया, बजाय इसके कि मैं दोबारा लिखूँ। ये नीचे वाली रो तो मुझे चाहिए नहीं, बस एक ही चाहिए। देखो सिर्फ एक मैंने रो क्रिएट की और उसके अंदर ये पांचों कॉलम्स का मैंने डाटा लिख दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। लेकिन इसमें आप जो ये लिखेंगे तो हम ये अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पीएचपी है ऑलरेडी, तो हमें ये पीएचपी का कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल क्या लिखेंगे बस इस तरह से,
ठीक है। टीडी वो डाटा, फिर टीडी वो अगला डाटा, मतलब अब हम वो नहीं लिख रहे, हमें ये ज़रूरत नहीं है कि हम पीएचपी एको लिखें, क्योंकि हम ऑलरेडी पीएचपी के अंदर हैं। ये फाइल हमारी देखो कि ऊपर पीएचपी स्टार्ट हुई हुई है, ये टॉप पे ये देखो पीएचपी स्टार्ट है। तो इसलिए हमें ये आप पीएचपी का टैग यहाँ पे लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये इस तरीके से लिख के सिंपल इसका ये बाकी की चीज़ें सारी उड़ा देते हैं हम। बाकी इसकी डिज़ाइनिंग करना ये वो ये आप पे है, मैंने डिज़ाइनिंग कर रहा है इसकी। ठीक है, ये देखो अब हमने ये जो ऊपर वेरिएबल्स थे वो सारे के सारे हमने वेरिएबल लिख दिए, और ये सारी की सारी हमारी चीज़ें इसमें अब आना शुरू हो गई हैं। अब अगर आप इसमें मज़ीद एक काम करना चाहते हो तो वो यहाँ पे सॉरी ये ब्रैकेट भी हमने डिलीट करनी है, ये आ गई। तो आप बेशक इस पे आप सिंगल कोटेशन मार्क लगाओ या डबल लगाओ, ये देखो मैंने डबल लगा दिया तब भी कोई इशू कोई नहीं, सिंगल लगा दो तब भी कोई इशू कोई नहीं। तो डबल लगाया, अब देखो ये सिर्फ मैंने इसके अंदर कॉलम्स, ये पहला तो हमारी रो ऑलरेडी बनी हुई है, ये ना भी बनाओ तब भी कोई इशू नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इस रो को हटा देता हूँ फिलहाल। अब एक काम होगा, अब होगा क्या, ये देखो सारा डाटा आ गया हमारा। अच्छा एस नेम, सॉरी हम फिर वेरिएबल का गलती कर देता हूँ। एस नेम वेरिएबल, वो बार बार मैं गलती कर लिख देता हूँ, कर गया हमारा जी, ये आ गया एस नेम, इसका ई खत मैंने डिलीट कर दिया था गलती से। तो ये देखो डाटा हमारा जितना है सारे का सारा शो हो गया है, ये जितना भी था डाटा, लेकिन ये टेबल की शक्ल में नहीं आया। इसको तो यहाँ पे आना चाहिए था, ये जो स्टूडेंट टेबल लिखा हुआ है वहाँ पे क्यों नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप ऊपर टॉप पे क्यों आ रहा है इधर, फिर आप एक काम करोगे कि ये जो फाइल हमने यहाँ पे डिक्लेयर की थी पीएचपी की, इसको फिलहाल मैं यहाँ पे लिख दूँ। ये जो पीएचपी की फाइल हमने टॉप पे यहाँ पे इंक्लूड की थी ये वाली, इसको टॉप पे इंक्लूड करने के बजाय मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ जहाँ पे हमने इसका डाटा शो करना है। ये बात याद रखना, ज़रूरी नहीं कि आप फाइल टॉप पे ही इंक्लूड करो। तो यहाँ पे अब डाटा शो करना है तो देखो ऊपर वाली रो तो ऑलरेडी कंप्लीट होगी, यहाँ पे मैं अब लिखूंगा पीएचपी वो इंक्लूड किया पीएचपी क्लोज। अब ये नीचे वाली टी आर तो ऑलरेडी हमने देखो कि बैक एंड में बनाई हुई है, ये बैक एंड के अंदर। तो अब आप अगर डाटा को यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपका वो सारे का सारा डाटा देखो कि एक टेबल की शक्ल में शो हो गया। समझ आई इस चीज़ की, मतलब मैं अब इतनी बेसिक से इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि आपकी ये चीज़ें हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने डाटा सिर्फ शो किया एक कॉलम का, फिर हमने दो का किया, फिर हमने सारा किया और कहाँ पे शो किया, ऊपर किया। फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर आप स्पेसिफिक डाटा है आप किसी स्पेसिफिक जगह पे शो करना चाहते हो तो कैसे करोगे। अब हमने क्या काम किया कि सारे का सारा डाटा हम कैसे रिट्रीव करेंगे और फिर उसको स्पेसिफिक जगह पे कैसे शो करेंगे। तो ये इस तरीके से। दूसरी आपकी ऑप्शन ये होती है कि अगर आपने ये फाइल ये जो पीएचपी वाली है यहाँ पे इंक्लूड नहीं की, यहाँ पे आप इंक्लूड नहीं करते, इस जगह पे आप टॉप पे ही इंक्लूड करते हो, ठीक है। तो आप फिर टॉप पे इंक्लूड करते हो तो आप यहाँ पे डाटा शो करना चाहते हो आप कैसे करते हो, ठीक है। अब वो देखो मैं इस फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करा देता हूँ टॉप पे, ये तो ये पीएचपी का टैग खत्म कर देता हूँ क्योंकि पीएचपी में हम ऑलरेडी हैं। अच्छा अब हम यहाँ पे शो कराना चाहते हैं वहाँ पे, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सिंपल यहाँ पे एक वेरिएबल दे देंगे। ये जो हमने एको लिखा है एको की बजाय हम यहाँ पे लिखेंगे मैसेज या वट एवर जो भी आप वेरिएबल देना चाहते हो, रिजल्ट टेबल या वट एवर जो दिल करता है लिख दो, इक्वल है बस। ये लेके अब इस वेरिएबल को वहाँ पे आप डिक्लेयर कर दो जहाँ पे आप शो कराना चाहते हो वो मैसेज, जैसे हमने कल वाला मैसेज शो कर दिया था सेम वैसे ही। लेकिन इसमें ऐसे होता है कि बाज़ दफ़ा ये इशू कर जाता है, जब आप टेबल में एक लूप चला रहे होते हो ना तो आपका बाज़ दफ़ा ये जो होता है इस तरीके का वेरिएबल जो होता है वो डिक्लेयर करते हो वो थोड़ा सा इशू कर जाता है। अच्छा वेरिएबल का नाम हमने क्या रखा है पता नहीं, मैंने क्या लिख दिया था, रिजल्ट पता नहीं एस टी बी भी या क्या लिखा है। तो ये सेम वेरिएबल हमारा यहाँ पे आ गया। और अब आपको इस पीएचपी को क्लोज कर देते हैं। ये देखो ये इशू इशू जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखो रिजल्ट हमारा यहाँ पे शो हुआ है, लेकिन देखो कि वेरिएबल में तुम जस्ट आखिरी आपका रिजल्ट शो कराया बाकी के नहीं कराए। तो ये हमें यहाँ पे दोबारा से लूप चलाना पड़ता है, यहाँ पे आके ना वाइल फ्ला फ्ला फ्ला, तो फिर हमें वो दोबारा से यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा फिर जाके वो आएगा। तो इसलिए बजाय दो दो बार लूप चलाने के हम क्या करते हैं, हम फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करा देते हैं यहाँ पे आके, जैसे मैंने पीएचपी को की थी तो इंक्लूड यहाँ पे करा दो, ऊपर इंक्लूड कराने की ज़रूरत ही नहीं है।
यहाँ पे हमने डाटा शो किया, बस सिंपल वहाँ पे आपके फाइल रिट्रीव ये हमने इंक्लूड कर दी डॉट पी एच, ऊपर वाली आप डिलीट कर दो। तो अब आपका वो कोई इशू नहीं करेगा, जितना डाटा है चाहे एक कॉलम है चाहे 1000 डाटा है, 1000 कॉलम का डाटा है, सारे शो होंगे। अब देखो मैं फॉर एग्जांपल इसमें एक न्यू कॉलम का नया डाटा ऐड करता हूँ, अब आप गौर कीजिएगा, ये आ गया। अच्छा ये जो हमने यहाँ पे भी डिक्लेयर किया था इसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल ही मैंने चेंज कर दिया, हमें एरर दे रहे हैं। अच्छा अब देखो मैं अगर कोई नया डाटा सेव करता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा मेरा ख्याल है कोई गलती कर दी है, सॉरी, गलती हमने नहीं की, क्योंकि हमने यहाँ पे ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था ना, तो इस वेरिएबल को हम ख़त्म करके यहाँ पे हम एको ही लिखेंगे, बस ये आ गया। तो अब आप देखो कि हमारा ये सारे का सारा जो डाटा है यहाँ पे आ रहा है, जितना भी है, सात सात एंट्रीज हैं। तो मैं अगर यहाँ पे एक नई एंट्री कर देता हूँ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अक्सा, ठीक है, सिटी में लिख देता हूँ मरी, और फीमेल एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, तो मैंने किया सेव। तो ये देखो डाटा सेव सक्सेसफुली, और ये 8वें नंबर पे आपका वो डाटा भी यहाँ पे शो हो गया। अब अगर मैं कोई और एंट्री करता हूँ, तो अब ये देखो बड़ा अजीब सा लग रहा है, जो हमने इतनी बार यहाँ पे वो बार बार रिजल्ट वाला किया था, इसको आप बेशक डिलीट कर दो, एक ही जगह पे शो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये रिजल्ट मैसेज देखो हमने यहाँ पे भी किया था, इसको वहाँ पे भी किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया था कि आप जहाँ दिल करता है इसको शो कर सकते हो। खैर, तो अब आप देखो कि आपके पास, अब मैं जो डाटा इंसर्ट करता जाऊँगा, आपका डाटा वो वहाँ पे आता जाएगा। मैं दूसरा लिखता हूँ जो है आयशा, ठीक है, सिटी में लिख देता हूँ अटक, अब फीमेल न्यू स्टूडेंट, ये आ गया। अब देखो ये वाली भी यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे ही नहीं आ रही है, यहाँ पे डेटाबेस के भी अंदर है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे भी ये आ रहा है डाटा। आपका ये रियल टाइम डाटा यहाँ पे आके बिल्कुल रिट्रीव हो रहा है, और सारा कुछ जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली शो कर रही हैं। अब अगर मैं कोई स्पेसिफिक डाटा शो करना चाहूँ, मैं चाहूँ कि ये मतलब सिर्फ स्टूडेंट नेम आना चाहिए, जेंडर आनी चाहिए, बस बाकी कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो ये वही वाली बात है, यहाँ पे है जो हमने ये इतना सारा लिखा है, ये जो इस बैक एंड में ये सारा लिखने की बजाय ये वाला जो हमने लिखा है, रिट्रीव ऊपर बेशक सारा कर लो, लेकिन ये नीचे वाला आप बेशक डिलीट कर दो। अब देखो मैंने सिर्फ दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इको के अंदर, तो अब आपके यहाँ पे जो कॉलम शो होंगे ये जस्ट दो हो रहे हैं, बाकी आगे वाले खाली जा रहे हैं, क्योंकि आगे मैंने किए ही नहीं है। अच्छा मैंने रिफ्रेश किया, देखो आयशा दो बार आ रहा है, अब मैंने इस आयशा को डिलीट करना है, दो बार वाला क्यों आ रहा है जी, एक बार आना चाहिए। तो ये आखिरी आपकी चीज़ कि डाटा डिलीट कैसे होता है और अपडेट कैसे होता है, ठीक है। अब आप इसका जो भी जैसे करना चाहो, ये आप डाटा मैं फिलहाल सारा शो कर रहा हूँ। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक कॉलम और बनाते हैं एंड पे, उसमें एक बटन लगा देते हैं। ये अगर आप गौर करो ना, आपका टेस्ट फेज भी इसी तरह से है, ठीक है। ये यमीन आप लोगों का डाटा सेव किया, सेव भी हमने कर दिया, फॉर्म बनाया, फिर उसके बाद उसने कहा था कि डाटा को रिट्रीव करे, डाटा को रिट्रीव भी हमने किया, ये डाटा रिट्रीव हो गया। उसके बाद उसने कहा था कि डाटा को एडमिन की बात करते, एडमिन के तौर पे लॉगिन करो, उसके बाद उसने कहा था कि डाटा को अपडेट और डिलीट भी करे। अब हम अपडेट और डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपके टेस्ट फेज की 100% पूरी रिक्वायरमेंट्स हैं। डिज़ाइनिंग कैसी थी वो आप करते हो, वैसे मैंने आपका टेस्ट फेज बना दिया है, ठीक है। आपका भी अजर जो है मैंने शुरू किया हुआ है, लेकिन कल तक आपका भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप एक बार अपनी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सबमिट मैं आपको कह रहा हूँ, सबमिट आपने वो वाला नहीं करना बल्कि मेरे वाला करना है, क्योंकि आप जब पहली बार प्रैक्टिस करोगे बहुत सारी गलतियाँ करोगे, लेकिन मुझे अभी पूरा यकीन है सब पे कि किसी ने अभी तक मेरे ख्याल है जहमत ही नहीं की कि ये मैं जैम्प को रन करूँ या पीएचपी को रन करूँ, क्योंकि अगर आपने रन किया होता तो मुझे यकीन आप कोई ना कोई क्वेश्चन पूछते। खैर, अच्छा, तो अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास ये एंट्रीज हैं, ये आयशा वाली देखो दो बार एंट्री आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आयशा को मैं डिलीट कर दूँ या इसकी जगह पे कोई नया डाटा, या ये जो मैंने लिखा है ABC पटन क्या क्या लिखा है, इसकी जगह पे मैं कोई प्रॉपर नेम लिख देता हूँ। तो ये कैसे होगा? एक तो तरीका यही है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाटाबेस में आके यहाँ से डबल क्लिक करूँ, यहाँ से लिख दूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिसाल के तौर पे, एक तो ये हमारे पास तरीका ये है। ये देखो अपडेट हुआ, यहाँ पे मैंने रिफ्रेश किया तो ये अपडेट हो गया। लेकिन दूसरा मैं चाहता हूँ एप्लीकेशन के अंदर से हो, तो फिर हम यहाँ पे ऐसा कोई बटन बनाएंगे जो बटन के ऊपर, अब एक चीज़ और आखिरी में आपको वो फिर याद नहीं रहेगी। देखो फिलहाल जो हमारा डाटा आ रहा है वो रियल टाइम आ रहा है। रियल टाइम मतलब कि आप पेज को ओपन करते हो आपका डाटा सारा शो हो जाता है। अगर आप किसी बटन के ऊपर क्लिक करो फिर डाटा शो होना चाहिए,
वो कैसे होगा? आपने कोई बटन बनाया, आप कहते हो कि बटन के ऊपर मैं जो ही क्लिक करूं उसके बाद डाटा शो होना चाहिए, वैसे ही नहीं। तो वो आप सिंपल क्या काम करते हो, जैसे कि देखो ये फॉर्म है आपका, इस फॉर्म के साथ ही मैं एक और बटन बना देता हूँ। ये जो दो बटन बने हुए हैं आपके, कहाँ पे बनाए हैं, ये बने हुए हैं, सबमिट का और रीसेट का, इसके साथ मैं एक और बटन बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ कौन सा बटन, मैंने बना दिया जी कि बटन तो सबमिट ही होगा लेकिन इसका नेम हम चेंज करेंगे। मैं करता हूँ शो, और इसका मैं वैल्यू क्या लिखता हूँ, शो डाटा। ये वैल्यू मतलब जो आप वैल्यू लिखोगे वही आएगी, क्लास जो मर्जी है, खैर। अच्छा ये देखो हमारे पास तीसरा बटन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इस तीसरे बटन के ऊपर क्लिक करो। अब देखो फिलहाल क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि ये तीसरा बटन पे क्लिक हो तो फिर ये रिजल्ट आए, अदरवाइज नहीं। तो मैं अब यहाँ पे ये कंडीशन लगा दूंगा ऐसे, ये जो डाटा हमने लिखा है ना, ये जो क्यूरी लगाई है, मैं अब यहाँ पे लिख दूंगा कि इफ इज सेट, इफ इज सेट, ठीक है। वही कल वाला काम, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, फिर आगे उस बटन का नाम कि जिस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और वो एक्शन हो, वो बटन कौन सा है, हमने उसका क्या नाम रखा है, मेरे ख्याल शो रखा है, ये नेम शो। तो ये नेम हमने यहाँ पे शो रख दिया। अब वो कहता है कि अगर बटन पे क्लिक हुआ तो क्या होना चाहिए, मैं कहता हूँ कि बटन पे क्लिक हुआ तो ये काम होना चाहिए, और ये इसकी मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप पेज को रिफ्रेश करो, ये लो आपका कोई डाटा शो नहीं हो रहा नीचे, गौर करो। अच्छा एक एरर क्या दे रहा है, लाइन नंबर 5 पे अनएक्सपेक्टेड वो आ रही है, लाइन नंबर 5 ये है, अनएक्सपेक्टेड क्यों है जी? अच्छा सॉरी, इसमें हमने एक और ये ब्रैकेट डालनी थी, ये, क्योंकि ये क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट दो थी, क्लोजिंग मैंने एक डाली थी। अच्छा देखो अब हमारे ये डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन जो ही मैं शो डाटा बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखो हमारा डाटा शो हो गया। ये होता है बटन के साथ, और वैसे आपने शो करना है तो वो उस तरीके से आप लिख देते हो। तो अब हम आते हैं क्या, मैं चाह रहा हूँ कि ये डाटा डिलीट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई एंट्री मैंने डिलीट करनी है या अपडेट करनी है, वो कैसे होगी? तो आप यहाँ पे एक काम करते हो, क्या काम करते हो, पहले तो फ्रंट एंड में हम एक कॉलम बनाते हैं। ये देखो फ्रंट एंड में जो हमने कॉलम्स बनाए, चलो इस बटन को मैं हटा देता हूँ, डाटा हमारा बगैर बटन के ही होना चाहिए। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई थी, अब वो आ गई है तो बता दो, कमेंट। कमेंट्स क्या होते हैं? कमेंट्स मतलब कि मैं देखो कहीं पे मैं लिखता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, मैं आपको बताने के लिए लिखता हूँ कि दिस इज अ क्यूरी फॉर डेटाबेस। अब देखो ये एरर दे रहा है, मैं अगर इसको सेव करके मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये एरर दे जाएगा। हालांकि मैंने ये कोड नहीं लिखा, मैंने जस्ट आपको बताने के लिए लिखा कि दिस इज अ क्यूरी फॉर, ये देखो अनएक्सपेक्टेड फ्ला फ्ला फ्ला। तो ये यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे कमेंट करते हैं। कमेंट्स वो होते हैं जो हम यूज़र को बताने के लिए करते हैं, अपने आसानी के लिए। तो आप कमेंट्स जब करते हो तो पीएचपी के अंदर या हैश लगा दो स्टार्टिंग में, या ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, ये कमेंट है बस। ठीक है, कमेंट्स इसलिए होते हैं कि हम अपने यूज़र को बताने के लिए लिखते हैं। अब जैसे अगर मैं आपको कोई प्रोजेक्ट दिखाऊं तो उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने देखा होगा कि कहीं आपको ऐसे कमेंट्स नज़र आएंगे। क्यों? या तो वो हम अपनी सहूलियत के लिए लिख रहे होते हैं ताकि जब बहुत बड़ा कोड हो जाए ना, तो फिर हमें वो पता चल जाता है कि हमने ये जो काम किया ये इसके लिए किया, ये जो किया ये हमने फलां चीज़ के लिए किया है। तो वो उस तरीके से हम ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को हैंडल कर लेते हैं, हमें कमेंट ही पढ़ के वैसे ही कोड का पता चल जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे साथ मसला ये हो जाता है कि कोड लिखा हुआ होगा, हमें पता ही नहीं होता कि पता नहीं यार ये किस चीज़ का लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो जैसे अब ये है, तो ये आप इसमें गौर करो तो इसमें आपको देखो ये मैंने साथ साथ कमेंट्स लिखे हुए हैं, ये टेस्ट फेज है। ठीक है, आप लोगों के ये, तो ये देखो मैं साथ साथ लिख रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस बटन से मैंने क्या काम किया। ये जैसे मैंने लिए लिखा है शोइंग ऑल पैसेंजर्स लिस्ट विदाउट बटन, शोइंग ऑल पैसेंजर डाटा, मैं कह सर्चिंग ओनली स्पेसिफिक ट्रेनर, ट्रेनर मैंने गलती से लिख दिया पैसेंजर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप, मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, हम मैं इसमें इस कोड का क्या मकसद है, इस कोड का क्या मकसद है। ठीक है, शायद ये देखो जैसे मैंने ये लिखा है एडिंग डीबी कनेक्शन फाइल्स, ठीक है, डिलीटिंग डाटा इफ आईडी फाउंड, गेटिंग आईडी फ्रॉम यूआरएल। तो ये क्या चीज़ है, ये हमारी वो जो है, मतलब कि एक कमेंट दिए हुए हैं। कमेंट मतलब या तो मैंने अपने आप को बताने के लिए लिखे हुए हैं, या मैंने अगले कस्टमर जो मेरा है या स्टूडेंट जो है मैं उसको बताने के लिए लिखे हुए हैं कि इस कोड का ये मकसद है, ताकि वो पढ़ के उसे पता चलेगा हाँ ये कोड लिखा है इसका मकसद ये है। ठीक है, जैसे अब ये लिखा है रीडायरेक्टिंग टू यूजर होम।
और यूज़र होम में पीएचपी में एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हेडर का टैग यूज़ करते हो। वैसे तो एचटीएमएल में आप ए का टैग यूज़ करते हो ना। अच्छा, तो अब ये आपके कमेंट्स, ठीक है, आप इस तरीके से कमेंट्स, बाद दफ़ा ये भी होता है आप कोई कोड लिखते हो, कोड लिख दिया आपने, उसके बाद आप कहते हो कि इस कोड की मुझे फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, आप उसको डिलीट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि ये कोड रहे, लेकिन मैं इसको बाद में अगर ज़रूरत पड़ा तो मैं यूज़ करूँगा, नहीं तो नहीं। तो आप क्या करते हो, उस कोड को कमेंट कर देते हो ऐसे, बस ये कमेंट हो गया। तो अब वो क्या होगा कि ये कोड आपका इसके अंदर रहेगा, लेकिन वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो एक कमेंट है, जब आपको चाहिए होगा आप ऐसे हटा लोगे, उसको अनकमेंट कर दोगे, वो कोड आपका वहाँ पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से HTML के अंदर भी आप देखो ना, ये वाला जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बटन मैं हटाना चाहता हूँ, तो ये HTML के अंदर भी कोड कमेंट्स होते हैं, लेकिन HTML के अंदर आपने अगर कमेंट्स करना है तो आप कैसे करते हो। HTML के अंदर आपने अगर कमेंट्स का आप पहले डालते हो ऐसे लेस देन ब्रैकेट, फिर आप एक्सक्लेमेशन साइन और दो ये ब्रैकेट, ये गौर करो आप, क्या डाला मैंने, लेफ्ट ब्रैकेट, ठीक है, यानी कि ग्रेटर, जिसे लेस देन ब्रैकेट कहा जाता है, लेस देन एक्सप्लेनेशन साइन और दो बार आपने डैश डाला। अब देखो इससे नीचे वाला जितना भी डाटा है वो सारे का सारा, आप गौर करो, सारा कमेंट हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपका ये मैक्सिमम डाटा शो ही नहीं होगा, ये देखो गैप हो गया सारा डाटा। क्यों? क्योंकि वो इस सारे को आप एज अ कमेंट ले रहा है, कि जितना भी डाटा एज अ कमेंट है, तो कमेंट जब हो जाता है वो डाटा आपका, मैंने पहले ही आपको कहा, वो कोड आपका एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन मुझे कमेंट करना था सारे का सारा नहीं, मुझे तो कमेंट करना था जस्ट ये लाइन, तो जहाँ पे मुझे ये लाइन चाहिए वहाँ पे आके मैं इस कोड को आप क्लोज कर दूंगा। अब जब आपने क्लोज करना है तो आपने ये लिखना है, डबल डैश और एक्सप्लेनेशन साइन नहीं डालना, जस्ट ये डालना, ये HTML के लिए है। लेकिन आप PHP में करते हो तो PHP में आप स्टार्टिंग में सिर्फ हैश लगा दो या डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा दो, बस आपका वो कोड कमेंट हो जाएगा। अच्छा, इस बटन को देखो, मैंने आप कमेंट किया तो ये वाला बटन हमारा अब गैब हो गया, बाकी सारा डाटा आ गया। तो अब मैं डाटा को भी फिलहाल शो कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बटन के ऊपर डाटा नहीं चाहिए, लिहाजा देखो इस कोड को मैं फिलहाल एज अ कमेंट ही कर रहा हूँ, तो ये कमेंट हो गया। और सबसे आखिरी ब्रैकेट भी हमारी एक्स्ट्रा होगी, तो इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। तो अब ये देखो कि मैं जो ही रिफ्रेश करता हूँ तो डाटा हमारा शो। अच्छा, अब हमने डाटा को करना है अपडेट। डाटा को अपडेट करना है तो कैसे करना है, सबसे पहले तो हम यहाँ पे बटन बनाएंगे, दो बटन, डिलीट और अपडेट का। तो एक तो मैं आपको कह रहा था काम फ्रंट एंड पे, ये हमारा फ्रंट एंड है ना, फ्रंट एंड पे ये जो ऊपर हमने कॉलम्स बनाए हैं, सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, जेंडर, सिटी, स्टूडेंट टाइप, इसके आगे हम एक और कॉलम बना लेते हैं। कौन सा कॉलम बनाते हैं हम, उसका नाम लिख लेते हैं एक्शन, या जो मर्जी आप लिखो, आपका दिल है, ठीक है। एक्शन, एक्शन का एक देखो और कॉलम बन गया हमारे पास, ये। अब इस एक्शन के अंदर हम यहाँ पे चाहता हूँ कि हर स्टूडेंट के सामने डिलीट और अपडेट का बटन आना चाहिए, हर स्टूडेंट की एंट्री के सामने, ठीक है। तो वो अब हम यहाँ पे, वो कहाँ पे बनेंगे, बैक एंड में बनेंगे। ये देखो, ये हमारा बैक एंड है, तो यहाँ पे हम एक एक और TD लगाते हैं, यानी कि TD देखो 5 कॉलम्स हो गए हमारे, 6 बल्कि। तो इसके अंदर अब अगर तो मैं यही लिखता हूँ ये टाइप वाला, तो अब देखो ये एक्शन के अंदर आपका वही एग्जिस्टिंग स्टूडेंट, स्टूडेंट वो सारा आ गया। लेकिन मैं बटन बनाना चाहता हूँ, तो बटन आप कैसे बनाते हो, बटन आपको मैंने पहले दिन ही बताया था कि कैसे बनाते हैं। आप HTML के अंदर आप लिखोगे बटन, ठीक है, आप उस बटन का नेम लिखोगे अपडेट और बटन क्लोज। एक तो बटन हमारा ये हो गया, दूसरा हम EMSP यानी कि स्पेस दे रहे हैं, दूसरा हम बटन बना रहे हैं बटन, इसको हम लिखते हैं डिलीट और बटन क्लोज। तो अब आप देखो दो बटन हमारे बन गए, ये देखो हर हर एंट्री के सामने अपडेट और डिलीट का बटन आ रहा है, लेकिन इन बटन को प्रेस करने से कुछ भी नहीं हो रहा। ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा, ना डिलीट हो रहा ना अपडेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने बटन बनाया, कोड भी लिखना है। इनको हम डिज़ाइन भी कर सकते हैं, डिज़ाइन मतलब कि आप इनको ज़रा हरा भरा कर सकते हो, मतलब कि ये हमने स्टाइल की बजाय, चलो मैं इस पर बूट स्ट्रैप लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ क्लास, ठीक है, BTN, क्योंकि ये अपडेट करना है तो चलो मैं लिख देता हूँ सक्सेस। और ये डिलीट करना है तो इसका ज़ाहिर सी बात है, मैं ज़रा चाहता हूँ कि डाटा थोड़ा सा वो बटन रेड आना चाहिए, रेड अलर्ट। तो अलर्ट डेंजर, सॉरी अलर्ट डेंजर नहीं, BTN, BTN डेंजर लिख दो आप। तो ये देखो, ये ज़रा हमारे बटन्स भी जो हैं ये भी थोड़े से डिज़ाइनिंग से बन गए, थोड़ा सा शोशा बन गया हमारे इस पेज का। तो अब भी खैर मैं कुछ करूँ तो होगा कुछ भी नहीं, है देखो कुछ भी नहीं हो रहा। तो अब हम कोड लिखेंगे,
कोड लिखने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, हम यहाँ पे यूआरएल देंगे, हम उसे बताएंगे कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो तुम डिलीट वाले पेज के अंदर चले जाओ, डिलीट वाले पेज के अंदर चले जाओ। डिलीट का आपको पता है कि कोई फ्रंट एंड नहीं होता, डिलीट हमेशा बैक एंड से ही होता है, लेकिन अपडेट का फ्रंट होता है। एग्जैक्ट सी बात, आप अपडेट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसके अंदर आप अपनी चेंजेस करो, ठीक है। तो अब पहले हम डिलीट करते हैं, तो मैं फिलहाल ये एंटर करके नीचे वाली लाइन पे ले आता हूँ थोड़ा सा, ताकि कोड हल्का हो जाए, है वो एक ही लाइन में है। तो आप यहाँ पे एक एंकर का टैग लगाओगे, ए का टैग, ठीक है। तो वही पुराना एच आर एफ। अब ये थोड़ी सी आपने चीज़ समझनी है यहाँ पे आके, एच आर एफ और सिंगल। अब आप यहाँ पे उस पेज का रेफरेंस दोगे जिस पेज के अंदर हो। डिलीट मैंने आपको कहा, डिलीट हमेशा आपका बैक एंड से होता है। तो आप यहाँ पे एक और फाइल बना लो, आप उसका नाम लिखो db-delete.php, मैंने ये लिख दिया, आप कुछ भी फाइल का नाम लिख सकते हो। तो ये आप db-delete एच आर एफ, मैं यहाँ पे अब उसे यही कह रहा हूँ कि भाई जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो तुम db-delete के ऊपर db-delete.php इस फाइल के ऊपर चले जाओ, ठीक है। ये आ गया। तो अब देखो कि इस टैग को मैं यहाँ पे आके एक टैग को क्लोज कर देता हूँ। अब आप गौर करो, मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा डिलीट बटन के ऊपर, तो वो देखो कि डीबी डिलीट वाली फाइल के अंदर चला गया, क्योंकि ये पेज ही खाली है। तो ये देखो इस फाइल के तो अंदर आ गया, लेकिन पेज ये खाली था, ऐसा ही खाली पेज हमें शो हो रहा है। तो अब हमने यहाँ पे बैक एंड में एक डिलीट की कमांड लगानी है, जैसे मैंने आपको ये बताया था, ये आपकी क्यूरी मैंने कहा था ना डिलीट भी कर सकते हो। तो ये देखो डिलीट की क्यूरी, डिलीट फ्रॉम, मैंने आपको बताया था कि डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन आगे हमने डालनी कि कहाँ से डाटा डिलीट करना है। तो ये आप वही वाला काम करोगे। यहाँ पे हम उसे आप यहाँ पे हम कोड लिखेंगे सारा, पीएचपी का कोड, ठीक है। पीएचपी यहाँ पे अब हम उसे यही काम कर रहे हैं। सबसे पहले वही आंखें बंद करके हम कनेक्शन को इंक्लूड करेंगे, कनेक्शन वाली फाइल को बजाय दोबारा बनाने के। तो वही हमने लिख लिया db connection डॉट php, कनेक्शन वाली फाइल हमारी इंक्लूड होगी। अब हम यहाँ पे क्यूरी लिखोगे, क्यूरी लिखना है तो सिंपल वही वाली पुरानी बात, यहाँ पे आप लिखोगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, क्या है, टेस्ट है, वेयर। अब देखो वेयर के ऊपर मैं अगर यहाँ पे किस चीज़ को देख के मैं डिलीट करना चाहता हूँ, मैं वो कॉलम लिखूंगा। अब हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर तो मैं नेम का कॉलम का रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, मैं उसे देता हूँ कि वेयर नेम इक्वल है फलां के, मैं अगर देता हूँ चलो वेयर नेम इक्वल है फादर, ठीक है, तो मैं नेम का रेफरेंस उसे दे रहा हूँ। मैं उसे दे रहा हूँ कि नेम इक्वल है, स्पेसिफिक वैल्यू दे देता हूँ फादर। अब वो करेगा क्या कि आपके डाटा के अंदर, डाटाबेस के अंदर जितने भी फादर नेम होंगे वो सारे का सारा डाटा डिलीट कर देगा, चाहे एक है चाहे 1000 एंट्री है। अब ये वाली चीज़ हमारी नुकसान होती है। अब देखो शहबाज है तो एक शहबाज अली हो सकता है, एक शहबाज महमूद हो सकता है, शहबाज अली और भी हो सकता है कोई, लेकिन वो अलग अलग स्टूडेंट हैं। आपने डिलीट करना है शहबाज अली को जिसकी आईडी हो 123। अब आप सिर्फ नेम का रेफरेंस दोगे तो जितने भी शहबाज अली होंगे वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। हमने करना है स्पेसिफिक, इसलिए हम उस चीज़ का रेफरेंस देते हैं जो यूनिक हो डिलीट करने के लिए, यूनिक। तो यूनिक से अब आपको जहन में आ गया जाना चाहिए कि हमने प्राइमरी की क्यों बनाई थी। ये जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि चलो आईडी है तो इसको मैं प्राइमरी की कर लेता हूँ, प्राइमरी की हमेशा यूनिक होती है, वो कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती। इसलिए हम यहाँ पे देखो एक बार इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट हमने लिखा इक्वल है वही माई एस क्यू एल आई, ये सारी कोडिंग सेम ही है, ठीक है, माई एस क्यू एल आई सॉरी क्यूरी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कनेक्शन कॉमा क्यूरी, ये आपकी आ गई। तो ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, बस इतनी सी बात है। लेकिन आप हम उस पेज पे वापस जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैं उसे ये लिख देता हूँ, आप बेशक लिखो या नहीं लिखो कोई इशू कोई नहीं है, खैर इतना मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इफ़ रिजल्ट, कि अगर रिजल्ट हो गया, या ये लिख दो कि इफ़ रिजल्ट इक्वल है ट्रू। मैं सिर्फ लिख रहा हूँ इफ़ रिजल्ट, फिर तुम काम क्या करो, रिडायरेक्ट कर दो किसके ऊपर, ये मैंने आपको कहा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जाना है तो उसकी जो क्यूरी होती है आप ये लिखते हो, ठीक है, आप लिखते हो लोकेशन, जैसे ये मैंने नीचे लगाई है, यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है। आप वो अपनी एग्जीक्यूट एक पेज से दूसरे पेज पे आप जा रहे हो तो आप ये हेडर की फाइल लगाओगे, ठीक है, हेडर लिखोगे, हेडर के अंदर आप लिखोगे एक लफ्ज़ लोकेशन, ठीक है, लोकेशन उसे कहा जाता है। लोकेशन आप लिखोगे, लोकेशन के बाद जो आपने काम करना है कि आपने कहाँ पे जाना है वो सारा चीज़,
ये आपका आ गया लोकेशन। यहाँ पे आप उस फाइल का नाम दोगे किस फाइल पे आपने जाना है, तो न्यू फाइल डॉट PHP ये आ गया। अच्छा आप देखो, अब अगर आप मैसेज भी शो कराना चाहते हो, मैसेज भी शो करा सकते हो कि डाटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली, वो इफ के बाद ये रिफ्रेश हुआ। अब देखो मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस फादर नेम का, अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूँ किसी भी बटन पे, क्योंकि मैंने क्यूरी स्टैटिक क्यूरी लगाई है। स्टैटिक क्यूरी मतलब कि मैंने सिर्फ उसे डायरेक्ट बता दिया कि बस जहाँ पे भी क्लिक हो डिलीट के बटन पे, तो हमने सिंपल डिलीट के पेज पे जाना है और जाके जहाँ पे ये नेम फादर की इक्वल होगा उसको डिलीट कर दो बस। तो अब देखो मैं जो ही इस बटन के ऊपर, चाहे ये फादर वाला बटन है इस पे क्लिक करूँ या ये अक्सा वाला बटन है इस पे क्लिक करूँ, तो जो ही मैंने क्लिक किया तो अब देखो हुआ क्या कि जितने फादर नेम थे, आपको देखो अगर गौर करो तो फादर वाले सारा डाटा डिलीट हो गया। इसके अंदर से भी अब आप ब्राउज करो तो फादर के नेम वाली जितनी एंट्री थी सारी डिलीट हो गई। अब फादर का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो ये हमें नुकसान है, तो इसलिए हम करते क्या है, हम ऐसी चीज़ का रेफरेंस देते हैं जो स्टैटिक हो। तो स्टैटिक हमारे पास क्या है, आईडी। अब एक और चीज़, अगर तो हम स्पेसिफिक डाटा डिलीट करना है, हमें पता हो कि हमने सिर्फ यही डाटा डिलीट करना है, फिर तो हम यहाँ पे उसका डायरेक्ट आईडी लिख देते हैं कि आईडी इक्वल है 1, आईडी इक्वल है 2, आईडी इक्वल है 3। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर बंदा इस अक्सा वाले बटन के ऊपर डिलीट करे तो सिर्फ अक्सा वाला रिकॉर्ड डिलीट हो, आयशा वाले के ऊपर क्लिक करे तो आयशा वाला रिकॉर्ड डिलीट हो, जीशान के ऊपर क्लिक करे जीशान वाला डिलीट हो, यानी कि ये हर बार आईडी चेंज हो रही है। अब जीशान की आईडी देखो 2 है, शफिया की 3 है, इस तरह से यासीन की 7 है, आयशा की 10 है, फिर आयशा की 9 है, अक्सा की 8 है। तो ये आईडी हमको कैसे पता चलेगी, हर बार हमें तो नहीं पता होता, डेवलपर को तो पता होता है, जो यूजर यूज कर रहा है उसे तो नहीं पता होता ना कि इसकी आईडी क्या है, कैसे ये करेगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, हम उसे यहाँ पे बताएंगे कि मेरे भाई जब तुम इस जगह पे जाओगे, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे कि ये जो आईडी है इस आईडी को इस यूआरएल के अंदर सेव कराएंगे। कल मैंने आपको बताया था ना कि ये देखो गेट का मेथड यूज करेगा, ऊपर डाटा यूज का है, ऊपर आपका शो करेगा। तो ये देखो डी बी इक्वल है, ये यूआरएल के अंदर आपका डाटा, वो यहाँ से आपके डाटा को रिट्रीव कर रहा है। तो हम भी यही काम करेंगे। हम यहाँ पे ये जो हमने पहले तो उसे बताया किस पेज के ऊपर जाओ, इस पेज के ऊपर चले जाओ। अब आप एक काम करते हो, क्वेश्चन मार्क लगाते हो। क्वेश्चन मार्क क्या होता है, क्वेश्चन मार्क जब लग जाता है ना, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो यूआरएल है वो इस क्वेश्चन मार्क के पीछे पीछे है, आगे आपका कोई और डाटा है। आप क्वेश्चन मार्क के आगे ये देखो कुछ भी लिख दो, ये मैंने लिख दिया। अब मैं जो ही इसके ऊपर क्लिक करता हूँ डिलीट बटन के ऊपर, अब खैर फादर वाले जो डाटा था वो डिलीट हो गया, मैं कर देता हूँ। देखो उस पेज के ऊपर तो वो चला गया था डिलीट वाले पे, हालांकि वो क्योंकि वापस रिडायरेक्ट भी हो जाता है ना जब डाटा डिलीट होता है, तो मैं इसको खैर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा। ये देखो फिलहाल ये मैंने कमेंट कर दिया इसको। तो मैं जो ही ये डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो ये डिलीट पेज के ऊपर चला गया, ये क्वेश्चन मार्क्स के साथ आराम सुकून से चला गया। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता, मैं ऐसे ही इसको PHP के बाद ऐसे लिख देता हूँ, आप देखो क्या होगा। ठीक है। अच्छा तो मैं ये कह रहा था कि आप ये जो आईडी देते हो ना यूआरएल के अंदर, मतलब आईडी मतलब मैं कह रहा हूँ वेरिएबल देते हो, आप इसको कोई भी नाम लिख सकते हो। मैंने आईडी लिखा है, आप कुछ भी ABC लिख सकते हो। ये हमेशा हमेशा याद रखना, वेरिएबल का नाम आप जो दिल रखो, ज़रूरी नहीं कि मैंने लिखा है जो तो आप भी वही लिखो। ठीक है। आपको मैं इसका वैसे रेफरेंस आईडी इसलिए दे रहा हूँ वेरिएबल का नाम, कि मुझे पता चलेगा ये आईडी है, आप कुछ भी लिख सकते हो। आईडी इक्वल है, अब याद रखना यहाँ पे थोड़ा सा आपने जो काम करना है, आईडी इक्वल है। अब क्या चीज़ है, किसको हमने यहाँ पे ऊपर यूआरएल में शो कराना है, आईडी को। ये आईडी मैंने लिख दिया, बस इतना सा काम है। अब देखो अगला काम होगा क्या, कि मैं जो ही इस डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये उस पेज के अंदर तो चला गया और ऊपर देखो हमारी उसकी आईडी भी आ गया। अब देखो 1 आई, मैंने पहले पे क्लिक किया तो 1 आई। मैं अगर आखिरी इस पे क्लिक करता हूँ, ये जो KDF क्या लिखा है इसकी 4 आ गई, जो उसकी आईडी है वही आएगी। अब देखो इस नीचे यासीन वाले की 7 है तो ये ऊपर 7 आ गई। अब हम इस आईडी को यूज़ करते हुए अपनी ये डिलीट की क्यूरी एग्जीक्यूट करवाएंगे, यानी कि हम उसे बताएंगे कि मेरे भाई जिस आईडी पे इसने क्लिक किया उसी आईडी को देखते हुए तुम ये डाटा डिलीट करो, बाकी कोई डाटा डिलीट नहीं करना। पहले तो देखो मैं जिस बटन पे क्लिक करता था फादर ही डिलीट हुआ है, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक मैंने एक लफ्ज़ दिया हुआ था कि ये कॉलम और ये इसके अंदर से ये डिलीट कर दो। अब मैं वो नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि जिस कॉलम के ऊपर वो रो के ऊपर क्लिक करे उसी रो का डाटा डिलीट हो, बाकी कोई ना हो। तो मैंने यूआरएल के अंदर देखो मैंने क्या किया, ये आईडी सेव करा दी। अब मैं यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था ना, गेट का मेथड होता है यूआरएल के अंदर से डाटा सेव कराना या यूआरएल के अंदर डाटा देने का। तो मैं अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, कुछ भी नाम लिख दो आप। मैं लिख देता हूँ ID URL।
तो यहाँ पे आप सिंपल लिखो, आप पहले हम लिख रहे थे पोस्ट, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं गेट, बस इतना सा फर्क है, बाकी काम वही है। तो यहाँ पे जिस उस आईडी का जो भी हमने वेरिएबल का नाम दिया ऊपर, हमने देखो क्या वेरिएबल का नाम दिया है, आईडी मैंने सिर्फ लिखा था। आपने अगर कुछ और लिखा है तो आप यहाँ पे वो लिखोगे। तो मैंने आईडी लिख दिया और ये आ गया। अब यहाँ पे उसे मैं सिंपल क्या काम कर रहा हूँ, मैं उसे यहाँ पे सिंपल बता रहा हूँ कि जहाँ पे आईडी इक्वल है कौन सी आईडी के, आईडी यूआरएल के। समझ आ गई? मतलब मैंने उसे बताया कि डिलीट फ्रॉम टेस्ट, टेस्ट टेबल है, वेयर आईडी इक्वल है किस आईडी के, डिलीट आईडी के, ये आईडी यूआरएल के, मतलब ये जो ऊपर यूआरएल में जो भी आईडी है वो वाला डाटा डिलीट कर दो। मैंने उसे ये बता दिया। अब देखो मैं डिलीट करना चाहता हूँ इस 4 नंबर को, ठीक है। तो मैंने जो इसके ऊपर क्लिक किया तो आप गौर करो ये उसने डाटा डिलीट कर दिया होगा, ठीक है। मैंने क्योंकि अब वो वापस वाला मैंने अनकमेंट किया हुआ है ना। अब मैं इसको देखो जो ही रिफ्रेश करता हूँ तो देखो 4 नंबर वाला आपका डाटा गायब हो गया है और इधर से भी डिलीट हो गया। ये देखो 4 नंबर वाला है, जो ही मैंने रिफ्रेश किया आपका 4 नंबर वाला डाटा डिलीट हो गया। तो मैं यहाँ पे खैर इसकी वो जो कोड मैंने कमेंट किया था इसको अनकमेंट कर देता हूँ ताकि ये डिलीट होने के बाद वापस आ जाए। आप मैसेज भी शो करा सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो एको डाटा हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका ये डाटा चलता है। आपने जिस तरीके से डिलीट करना है जो करना है आप उसको कर सकते हो। एक मिनट वेट, मैं याद आया। हाँ जी। अच्छा, तो मैं ये आपको बता रहा था कि डाटा जो डिलीट होता है मतलब देखें कि इस तरीके से आपने करना है। ये आप मैसेज शो कराना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि डाटा हैज़ बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, जैसे हम वो करते थे। वो कहाँ पे होता है, इफ़ की कंडीशन में, यानी कि ये देखो ना हम चेक करा रहे हैं। मैंने उसे कहा था कि अगर डाटा डिलीट हो गया है तो आप ये काम करो, आप इस पर कर दो। अगर नहीं डिलीट हुआ तो फिर एल्स लगा के आप यहाँ पे जो कराना चाहते हो कर लेते हो। इफ़ एल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना फीचर है आपका इसका, बहुत ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आपका इफ़ एल्स वाला फंक्शन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका ये चीज़ है, मैंने उसे कह दी। अब बाकी का आपका कोई चीज़ नहीं है। मतलब सिंपल देखो मैंने किया क्या, डाटा डिलीट करने के लिए मैंने एक बटन बनाया। मैंने उस बटन के अंदर से ये कहा कि यूआरएल दी। अब देखो मैंने अपडेट के ऊपर मैंने अभी कोई यूआरएल नहीं दी ना, कोई लिंक नहीं दिया। तो मैं अपडेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, देखो कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि इसका आज भी मैंने कुछ किया ही नहीं, मैंने सिर्फ डिलीट के साथ किया है। तो डिलीट पे मैंने एक जो बटन बनाया था मैंने उसे क्या कहा कि एक एंकर का टैग लगाया। मैंने कहा कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक हो तो आप इस डिलीट वाले पेज के ऊपर चले जाओ, ठीक है। आप डिलीट वाले पेज के ऊपर गया, लेकिन आप देखो पहले डिलीट वाले पेज के ऊपर ही सिर्फ गया था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो मैंने अगला काम क्या किया, मैंने अगला काम किया कि अब जब ये डाटा डिलीट होगा, सॉरी इसके ऊपर डिलीट है तो इसकी आईडी भी उसके साथ आप सेव करा लो, ठीक है। आईडी भी उसके साथ आप, मैंने यहाँ पे आईडी ये जो थी, अब मैं ज़रूरी नहीं आईडी में देखो यहाँ पे नेम भी करा सकता हूँ मैं, ये जेंडर भी कर। आप यहाँ पे जो वेरिएबल लिखोगे वही डाटा यहाँ पे आएगा ऊपर यूआरएल में आपका यहाँ पे, ठीक है। ये जो आ रहा है ना डिलीट वाला, तो वही यार मैं डिलीट पे क्लिक नहीं करूँगा, मजीद डिलीट हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करो मैं ये डाटा एंटर करता हूँ, ये देखो मैंने एंटर किया, ये एंटर किया, बस चलो उसको नीचे वाले को सिलेक्ट नहीं करता, इसको करके सेव कर दिया। तो ये देखो ये डाटा हमारा आया। इसको मैं जो ही डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये डिलीट भी हो गया साथ ही। तो ये इस तरीके से आपका चलता है। और एक और चीज़ आप याद रखना, देखो मैं डाटा डिलीट किया ना, ये कभी भी आपके नंबर सीक्वेंस से नहीं चलते। सीक्वेंस से मतलब कि आपने 11 नंबर डिलीट कर दिया, अब आप जो डाटा सेव करोगे वो 11 नंबर पे नहीं आएगा, वो 12 पे आएगा, फिर 13 पे आएगा, फिर 14 पे आएगा। मतलब वो आप वापस नंबर एक तरतीब से नहीं हो जाता कि आपने डाटा डिलीट किया वो ऑटोमेटिकली नंबर चेंज। ये देखो ना मैंने 4 3 के बाद 7 आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने 4 5 6 ये 3 डाटा डिलीट कर दिए हैं। तो इसी तरीके से आपका ये होता है, ये याद रखना। तो अब फिर मैंने अगला काम क्या किया, मैंने ये जो इसके अंदर गया, मैंने मतलब आप डिलीट वाली या ये बैक एंड की फाइल बनाई थी, इसमें मैंने ये पहले तो काम किया कि यूआरएल के अंदर जो डाटा था उसको मैंने रिट्रीव किया।
यूआरएल के अंदर से डाटा रिट्रीव करना है तो आप सिर्फ गेट का मेथड यूज़ करोगे, गेट या रिक्वेस्ट, ये दोनों सेम है, इन दोनों में से कोई एक कर लो, गेट या रिक्वेस्ट। ठीक है, तो उसके बाद मैंने क्यूरी लगा दी, मैंने कहा कि डिलीट फ्रॉम टेस्ट वेयर आईडी इक्वल है यूआरएल के अंदर जो भी है। पहले देखो मैंने पहले क्या काम किया था, मैंने स्टैटिक यूआरएल लगाई दी थी, क्यूरी लगाई थी कि डिलीट फ्रॉम टेस्ट टेबल वेयर आईडी इक्वल 1 वेयर आईडी इक्वल 4। मैं उसे बता देता हूँ कि ये आईडी ऐसे है तो कर दो डिलीट, फिर तो वो वही वाली डिलीट करेगा। आप जिस बटन पे मर्जी क्लिक करो, डिलीट उसने वही करनी है जो उसको मिलेगी, मतलब जो यहाँ पे लिखी हुई है। लेकिन ये अब स्टैटिक नहीं, हर बार चेंज हो सकती है, तो इसलिए मैंने ये लिखा। तो अब ये हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अब मैंने उसे ये कहा कि जब ये डिलीट हो जाए, यानी कि इफ़ रिजल्ट, तो क्या करो आप इसके ऊपर रीडायरेक्ट कर दो पेज के ऊपर। तो वो देखो जब डाटा डिलीट होता है वो उसके ऊपर रीडायरेक्ट कर देता है। अब देखो मैं अगर डाटा रिट्रीव नहीं होता, मैं कहता हूँ कि डाटा रिट्रीव ना हो, तो मैं उसे कहता हूँ कि फिर ये मैसेज आए, डाटा नॉट डिलीटेड। अब देखो ये एरर कैसे आएगा, मैं एरर लेके आता हूँ। वैसे तो इस यूआरएल के ऊपर तो हम जो क्लिक करेंगे, अब देखो बल्कि नहीं, फिर वो और डाटा डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे स्टैटिक आईडी लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ 6। ठीक है, मैंने उसे कहा, क्या कहा कि 6 नंबर वाला डाटा आप डिलीट कर दो। अब देखो 6 वाला नंबर वाला रिकॉर्ड है ही कोई नहीं इसमें, ये गौर करो। ये 3 है, 3 के बाद 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 6 नंबर है ही कोई नहीं। मैंने उसे स्टैटिक आईडी दे दिया। अब मैं जिस बटन के ऊपर मर्जी क्लिक करूँ, जिस बटन के भी ऊपर क्लिक करूंगा वो करेगा क्या, वो डाटा 6 को ही डिलीट करने की कोशिश करेगा। देखो मैं 1 के ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा 1 के ऊपर क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे ये क्या हुआ है, वापस उसी जगह पे आ गया, डाटा हमारा डिलीट नहीं हुआ। ये देखो डाटा डिलीट को नहीं हुआ, लेकिन उस पर अब वो मैसेज क्यों शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने उसे ये सिर्फ ये कहा कि अगर रिजल्ट हो जाए तो। ठीक है, रिजल्ट क्या हो जाए कि ये क्यूरी अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो। लेकिन अब इसमें हम एरर का देते हैं तो वो हमें मजीद इसमें कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ रिजल्ट इक्वल है ट्रू, तब देखते हैं तब भी ये हमारा क्या करेगा। हम जैसे उससे कंडीशन दे रहे हैं कि अगर रिजल्ट हमारा ट्रू है, फॉल्स है, जो भी है। देखो मैं जिसको भी क्लिक कर रहा हूँ, डिलीट वो किसको करने की कोशिश कर रहा है, 6 को, तो 6 इसमें है ही कोई, वो डिलीट ही नहीं कर रहा। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं 6 की बजाय मैं 7 कर देता हूँ, तो आप देखो मैं 7 स्टैटिक आईपी है, मैं जिसको भी डिलीट करूँगा, जिस पे मर्जी। मैंने देखो 1 पे क्लिक किया, लेकिन डिलीट उसने किसको किया, 7 को किया। मैं फिर 1 पे क्लिक करता हूँ, डिलीट उसने किसको किया, 7 को किया। 7 अब है ही कोई नहीं, उसने यहाँ पे एरर दे देना चाहिए कि ये डाटा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप ये स्टैटिक नहीं लगाते, हम वो लगाते हैं ऊपर जो डायनामिक हमारे पास आ रही होती है आईडी यूआरएल, मतलब जो यूआरएल के अंदर से हमने आईडी उठाई है वो। अब वो जिस बटन के ऊपर क्लिक करेगा वही वाली डिलीट होगी, और कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखो मैं आयशा के अंदर क्लिक करता हूँ, सिर्फ ये आयशा 9 नंबर वाला ही डिलीट हो रहा है, बाकी कोई डिलीट नहीं हो रहा। तो ये आपका डाटा डिलीट करने का है। अब आपका सिर्फ अपडेट रह गया। अपडेट के अंदर भी कंसेप्ट आपका सारा डिलीट वाला ही यूज़ होता है, मतलब कि आप इसी तरीके से ये यूआरएल बनाओगे, एक बटन ये जो हमने बनाया है, इसी तरीके से आप इसके अंदर सिर्फ अपडेट वाली फाइल में रिट्रीव करके उसकी आईडी ऊपर यूआरएल में ही सेव कराओगे। ये वाला आपका पोर्शन सेम है। ठीक है, पोर्शन सेम है। बाकी आपका पोर्शन उसमें क्या है, वो डाटा जब आईडी आपकी रिट्रीव होती है, फिर उस आईडी को सामने रख के हम ये डाटा शो कराएंगे। ये देखो ना, जैसे अब हमने ये डाटा ऊपर शो कराया है, हमने इसे क्या कहा है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट, यानी कि सारा डाटा रिट्रीव कर दो। अगर हमने कोई स्पेसिफिक डाटा रिट्रीव करना, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वो डाटा रिट्रीव हो जो जिसके अंदर शबाज है, ठीक है, या वकास अहमद है। मैं लिखता हूँ वेयर, मैं फिर हम यहाँ पे एक कंडीशन लगाते होते हैं कि वेयर नेम, ठीक है, इक्वल है, एक मिनट, वकास अहमद। अब वो जब क्यूरी एग्जीक्यूट करेगा वो काम क्या करेगा, वो इसको ढूंढेगा। ठीक है, वो इसको चेक करेगा पहले कि ये जो डाटा है, अगर तो वकास अहमद नेम वाले कॉलम के अंदर वकास अहमद का कोई डाटा है, तो फिर वो जितने भी वकास अहमद होंगे सारे के सारे शो करा देगा। अगर नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं। अभी देखो सिर्फ एक वकास अहमद था, वो जस्ट एक वकास अहमद ही शो हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे डाटा में जाके कोई और भी वकास अहमद कर देता हूँ, ठीक है, ये 7 नंबर तो मैंने वैसे ही डिलीट कर दिया था, चलो जीशान को, इसको भी मैं वकास अहमद ही कर देता हूँ। सिर्फ वकास नहीं, 100% एग्जैक्ट वकास अहमद। तो अब देखो ये, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी आ जाएगा। तो ये, तो आपकी उसके अंदर जो आपका डाटा रिट्रीव होगा अपडेट के अंदर, हम यही काम करेंगे। हम उसमें सिंपल यही काम करेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम टेस्ट वेयर आईडी इक्वल है, जैसे हमने अभी ये कंडीशन लगाई है, वेयर
वेयर होती है, कंडीशन होती है, वेयर आईडी इक्वल है इसके, तो हम यही वाली कंडीशन उसके आगे लगा देंगे। तो वो क्या होगा कि वो सारे का सारा डाटा आपका रिट्रीव हो जाएगा। अब वो हमने शो कैसे करना है, मैंने इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में आपको बताया था कि ये जो डाटा हमने यहाँ पे रिट्रीव किया, मैं इसको चाहूँ तो यहाँ पे भी शो करा सकता हूँ, तो मैंने शो किया भी था। वही PHP एको नेम, आप इसमें भी ऐसे ही वो सारी चीज़ें लगाओगे तो वो सारे के सारा आपका नेम इसमें, इसमें आपका सिटी, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। फिर उसके बाद आपकी वही इफ इस सेट वाला कमांड लगेगी जो हमने डाटा सेव किया था। ठीक है, मैं आपको कल कर दूंगा, कल मैं फिर आपकी क्लास लगाऊंगा, वो आखिरी, वो इतनी बड़ी क्लास नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 5-10 मिनट की होगी। अब मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि एक तो नमाज बड़ी लेट हो रही है, दूसरा क्लास बहुत लंबी होगी, आप शायद बोर हो रहे हो। तो कल वो मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन आज ज़बानी बता रहा हूँ कि आप एक बार ट्राई कीजिएगा, लेकिन वो इतने आप, मुझे लगता नहीं है कि आप इतने इस मामले में अच्छे हैं कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। खैर, तो आप वो उसके बाद आपकी यही क्यूरी आपकी आएगी कि इफ़ इज सेट फलां बटन, फिर आप अपडेट की क्यूरी लगा दोगे, जो मैं इधर लगाता रहा हूँ, आपको दिखाया भी था कि अपडेट टेबल सेट नेम इक्वल फलां 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 वैल्यू इक्वल फलां नेम इक्वल फलां वैल्यू इक्वल फलां। ठीक है, कॉलम वैल्यू यही वाली आप क्यूरी लगेगी, तो आपका डाटा भी अपडेट हो जाएगा। टोटल 2 मिनट का ये काम है, लेकिन 5-10 मिनट की क्लास हो सकता है लग जाए। तो ये फिर आप कल करेंगे इंशाल्लाह। कल कहते हैं तो कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे। बाकी आपके सारे टॉपिक्स सही डिटेल के साथ कवर हो गए। ठीक है, कंसेप्ट आपका यही वाला डिलीट वाला ही है। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज मेरी तरफ से जो है काम ख़त्म है।